हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोहन कुमार और मैं सक्सेस कोचिंग सेंटर में मैथ्स फैकल्टी हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जीडी पे टारगेट करके ऐलाने जंग सीरीज चला रहे हैं और ये ऐलाने जंग सीरीज का आज सेट 17 है, यानी हम 16 सीरीज ऑलरेडी करा चुके हैं और ये आज 17वां सीरीज है। तो मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैथ का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसका लेवल कैसा होगा, इजी होगा, मॉडरेट होगा या फिर टफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर है जहाँ पे हम बैंक, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी, जेपीएससी और साथ ही साथ डिफेंस का भी तैयारी करवाते हैं और इन सभी के टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये जो हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, ये सिर्फ अभी ऑफलाइन में चलाया जाता है और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट नंबर्स में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गणित, तो गणित का मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ और आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्या इजी था, मॉडरेट था या फिर टफ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर पहला, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि एक बेलन का आधार त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम बोले पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर है 11 गुना 11 और एच कितना है 21। तो हम बोले 7 एकम 7, 7 तिया 21, 11 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1331 और ये 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी 6 कम 6, 6 तिया 18, 6 तिया 18 19, 6 कम 6 और ये कितना 7, यानी 7986 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 7986 घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते दूसरे क्वेश्चन पे। एक निश्चित आयतन नहीं, ये आयत है और ये भी आयत है। एक निश्चित आयत में आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा। तो हम बोले कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो रहता है L इंटू बी, L इंटू क्या बी। यहाँ रेशियो में दिया हुआ है तो हम इसको 3x ले ले रहे हैं और इसको ले ले रहे हैं कितना 2x, 3x और यहाँ पे कितना 2x। तो हम बोले 3x 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 150। तो हम बोले 3 दूना 6 यानी 6x स्क्वायर का वैल्यू कितना है 150। 6 से काटेंगे तो ये 25 बार में चला जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना 25। अगर x स्क्वायर बराबर 25 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5। अगर x बराबर 5 हो गया तो बताइए इस 3 का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 2 का मान 5 दूना कितना 10, यानी लंबाई हो गया 15 और चौड़ाई कितना हो गया 10। तो हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 टाइम्स L प्लस बी, 2 टाइम्स L प्लस बी, यानी 2 इंटू L प्लस बी, यानी 15 और 10 कितना 25। और हम जानते हैं 25 दूना कितना होता है 50, यानी 50 आ चुका है तो हम बोले कि 50 आ जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु पर 20% की छूट एक दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य क्या हो सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि छूट हमेशा एमपी पे दिया जाता है, यानी मार्क प्राइस पे, यानी जो अंकित मूल्य होता है हम उसी पे छूट देते हैं और एक वस्तु का एमपी पे 20% का छूट इक्वल है दूसरे वस्तु के एमपी के 25% का। तो हम बोले कि अगर एमपी का 20% इक्वल है MP1 ले लेते हैं, MP1 के 25% का, MP1 के कितना परसेंट का 25% का। तो हम बोले परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 5 चौके 20 बचे 25, यानी अगर हम बोले MP1 का रेशियो क्या आ जाएगा तो आप बोलिएगा 5 बटा क्या आ जाएगा 4, 5 बटा कितना आ जाएगा 4। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है जिसमें हर जगह 100 है, यानी हम बोले कि 5 का मान 100 दिया हुआ है, 5 का मान 100, तो आप बोलोगे कितना गुना है 20 गुना, तो ये भी 20 गुना हो जाएगा। अगर 20 गुना हो जाएगा तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80, यानी 80 यानी 100 और 80 एक ही ऑप्शन में है जो कि घा नंबर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा घा। अगला क्वेश्चन, 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं जबकि 24 महिलाएं इसे 5 दिनों में समाप्त कर सकती है। यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं कार्य को पूरा करने के लिए कार्य करना शुरू करते हैं तो वे इसे पूरा करने में कितने दिन लेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम बोले कि 20 पुरुष एक कार्य को 5 दिन में, तो अगर हम बोले टोटल वर्क को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे टोटल वर्क बराबर होगा टोटल वर्क के। तो हम बोले 20 पुरुष है तो 20 एम मतलब हुआ एक
पुरुष का एफिशिएंसी एम लिए है, तो 20 पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, 20 पुरुष का क्षमता हो जाएगा 20 एम, और टाइम कितना ले रहा है 5 दिन। ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब यहाँ भी टोटल वर्क से कंपेयर कर देंगे, 24 महिलाएं हैं, इसे 5 दिन में, यानी 24 लिख देते हैं और महिलाओं के लिए डब्ल्यू लिख देते हैं और 5 दिन में, 5 दिन में। तो हम बोले 5 से 5 चला गया, यानी अगर हम निकाले मैन और वोमेन यानी पुरुष और महिलाओं का क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 24 बटा कितना 20, यानी 4 छके 24, 4 पचे 20, यानी एक पुरुष का क्षमता जो है वो 6 है, तो एक महिला का क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखिए, अब बोला है कि टोटल, अब हमको चाहिए टोटल काम, तो आप बोलिएगा टोटल वर्क जो है वो हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 20 गुना एम के जगह में वैल्यू कितना है 6, 6 गुना कितना 5। अब इसमें भी बैठाकर टोटल वर्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये हो गया टोटल वर्क, तो हम बोले टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, बाय कितना एफिशिएंसी। तो हम बोले टोटल वर्क कितना है, तो बोलिएगा 20 गुना 6 गुना कितना 5 एफिशिएंसी। तो हम बोले अब कितने लोग मिलकर काम करेंगे, सुनिएगा 30 पुरुष और 12 महिलाएं। अगर 30 पुरुष है, एक पुरुष का क्षमता 6 है, तो 30 पुरुष का क्षमता कितना हो जाएगा 180। और अगर 12 महिलाएं हैं और एक महिला का एफिशिएंसी 5 है, तो 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60, यानी 60। तो ये हो गया 20 गुना 6 गुना 5 बटा 180 और 60 240। ये 6 था हाँ, तो 6 से काटेंगे तो 6 चौके कितना 24, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी ये आ गया 5/2। कितना आ गया 5/2, 5/2। और 5/2 का मतलब होता है कितना 2.5, यानी 2.5 कहाँ पे घा नंबर। तो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा घा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। मुकेश ने एक बैंक से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ ऋण लिया। यदि उसने 2 वर्ष के अंत में इतना का भुगतान करके अपना ऋण चुकाया, तो उसने कितने ऋण लिए थे। तो हम बोले 2 साल बाद जो चुकाएगा वो अमाउंट होगा। हम बोले कुछ पैसा आप लिए और 2 साल बाद चुकाए, यानी 2 साल बाद जो चुकाओगे वो क्या होगा अमाउंट होगा। और हम अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हैं। तो 5% का रेट का हिसाब से बढ़ेगा, तो 5 20 से 100 यानी कितना 21/20, यानी 20 से वो पैसा कितना हो जाएगा 21 पहला साल में। लेकिन 2 साल है तो फिर से हो जाएगा 21 बटा कितना 20। और इस 21 गुना 21 का वैल्यू ही दिया हुआ है कितना 705600। चलिए काट देते हैं। तो अगर हम बोले 21 से कम 21, तो 21 दिया कितना 63, 21 दिया 63 हो गया, तो 7 बच गया। और 21 दिया फिर से 63 कर देंगे, तो ये हो गया 75 और ये हो गया कितना 63, तो बचा कितना 2 और 1, यहाँ 6 उतर जाएगा। तो 21 छक 126, यानी इतना बार में कट गया, यानी ये हो गया कि एक बार में चला गया 33 इतना। फिर से 21 का टेबल पढ़ेंगे तो 21 से कम 21 हो गया, तो बचा कितना 12 बच गया, फिर से 26 बन गया, 21 छग में चला जाएगा, यानी 16 बार में, यानी एक का मान आ गया 1600। एक का मान कितना आ गया 1600। हम लोग का वैल्यू है कितना, आप बोलिएगा 400। तो अगर एक का वैल्यू 400 है तो नीचे कितना वैल्यू है 20 से कितना हो गया 400, तो 400 को गुना कर देंगे कितना से 1600 से, तो 16 चौके कितना हो गया 64 और कितना 0 4 0। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी वो पैसा कितना लिया होगा, तो आप बोलिएगा 64,6440 इतना पैसा लिया होगा, यानी 6 लाख कितना 6,40,000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिया और रूबी ने वेतन का अनुपात 4:5 है और उनके व्यय का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए बचाती है, तो रिया का वेतन कितना है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चंस में बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं आप। ये लगता है टफ है लेकिन होगा नहीं। हम बोले इनकम का रेशियो दिया हुआ था कितना 4:5 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 5 कितना 6 और सेविंग दिया हुआ है इसका 200 और इसका कितना दिया है 300। आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब है यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये और डिफरेंस ले लीजिए। हम बोले 6 चौके 24 25 25, समझिएगा 6 चौके 24 25 25, डिफरेंस कितना का एक का। यहाँ देखिए 5 दिया 15 6 दूना 12, 15 और 12 में डिफरेंस कितना गया 3 का, यानी 300। एक का मान कितना आ गया 300। अगर एक का मान 300 है तो पूछा है रिया का वेतन कितना है, तो रिया का तो ये था, ये रिया का था, रिया का, और ये किसका था रूबी का। तो रिया का पूछा तो रिया का कितना यूनिट था 4, तो हम बोले 4 को गुना कीजिएगा किससे 300 से, 300 से कितना हो जाएगा 4 तिया 1200, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 रुपए, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 4 दिन 8 दिन और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार से कार्य करते हैं कि ए पहले दिन कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, सी तीसरे दिन कार्य करता है और ए चौथे दिन कार्य करता है और इसी क्रम में कार्य पूरा करते हैं, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया। देखिए 175% कार्य पूरा हो गया। तो यहां पे देखिए अगर हम बोले यहां देखिएगा ए कितना दिन में करता है, 4 दिन में, बी 8 दिन में और सी कितना दिन में, 16 दिन में। अगर हम बोले टोटल वर्क मान लेते हैं 16, टोटल वर्क 16 मान लेते हैं तो 4 चौके 16, 8 दूना 16, 16 एकम 16, यानी ए का क्षमता 4 आ गया, बी का क्षमता 2 आ गया और सी का क्षमता कितना आ गया, 1। फिर से ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 2 और सी का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब क्या हमको 100% काम करना था, तो नहीं, हमको करना था 175% काम। तो हम बोले टोटल हम माने कितना थे, 16, तो 16 का अगर हम 175% निकालें, यानी 175 बटा कितना हो जाएगा, 100, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी 7 चौके कितना, 28, यानी टोटल जो काम है वो कितना करवाना है, 28। अगर टोटल काम हमको 28 करवाना है तो चलिए देख लेते हैं कि पहला दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा और तीसरा दिन सी काम करेगा, यानी बारी बारी से वे लोग काम करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर हम बोले 3 दिन पे टोटल काम कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 2 6 और 1 7, यानी 3 दिन पे 7 वर्क, 3 दिन पे कितना वर्क, 7 वर्क। हमको वर्क कितना कराना है, 28। तो हम बोले इसको अगर 4 गुना कीजिएगा तो इसको भी 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 4 तिया कितना, 12 क्या, 12 दिन, यानी 12 दिन में वो लोग काम खत्म कर देंगे, यानी गा नंबर जो कि 12 दिन है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस जीडी में पूछे जा रहे हैं, तो आप फिर से मैं कह रहा हूं कि तरीका सीखिए, जितना हो सके चीजों को इजी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको टाइम सिर्फ 60 मिनट का मिलता है और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जितना हो सके रास्ता इजी वाला पकड़िए ताकि दिमाग शांत रहे, और दिमाग शांत रहेगा तो क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा और कम समय पे। तो एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:11 है। यदि स्कूल में इतना छात्र है तो स्कूल में कितनी लड़कियां, देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है। हम बोले बॉयज है और गर्ल्स है, बॉयज का रेशियो 7 और 11 पे है, तो हमारे हिसाब से टोटल कितना है, हमारे हिसाब से टोटल 18 है। इस 18 का मान दिया हुआ है 3420। तो हम बोले एक का मान कितना हो जाएगा, तो एक का मान निकालेंगे तो 18 एकम 18, 17 बच गया, 17 सॉरी कितना बच गया, 16 बच गया, 162, 18 9 162, यानी एक का मान हो गया 190। अगर एक का मान 190 है तो पूछा है लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है। अगर एक का मान 190 है तो 11 का मान कितना हो जाएगा, तो 190 से गुना हो जाएगा। तो हम बोले कि 9 का 9, 9 1 10, 1 1 कितना 2 और 1 0, यानी ये हो जाएगा 20 90, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में 5% और 5% की दो क्रमिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस एकल वृद्धि के बराबर है। अच्छा, तो पहला बार वृद्धि है 5% का और दूसरी बार वृद्धि कितनी है, 5% की। अगर 5% की दो वृद्धि है और ये सक्सेसिव है तो हम सक्सेसिव का फॉर्मूला बेसिक वाला यूज करेंगे, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई कितना 100 वाला। तो ये हो गया 5, ये भी हो गया 5 प्लस 5 25 25 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी 5 5 10 हो गया, 10 प्लस 0.25 और 10 प्लस 0.25 का मतलब होता है 10.25%, यानी घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 10,000 रुपए के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना है। देखिए एक है 30% का एकल छूट और एक है दो छूट दिया जा रहा है जो कि सक्सेसिव है, मतलब लगातार है, एक 22% का और 22% का छूट देने के बाद फिर से 8% का छूट दिया जा रहा है, 8% का छूट दिया जा रहा है। तो पूछा है कि उस छूट में कितना का अंतर होगा। तो हम बोले सुनिएगा कि पहला तो 30% सही है, पहला तो 30% का छूट ठीक है। अगला देखिए 22 और 8 का, तो हम सक्सेसिव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 22% माइनस 8% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 गुना 8 बटा कितना 100। तो हम बोले 22 और 8 यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। तो 30 तो ठीक है, तो डिफरेंस आएगा किसके वजह से, इस नंबर के वजह से, इस नंबर के वजह से। कितना का डिफरेंस आएगा, तो 8 दूना 16 और 8 दूना 16 अरे कितना 17, यानी 1.76% का 1.76% का क्या आएगा डिफरेंस आएगा। अब 1.76% का डिफरेंस आएगा, लेकिन वो आएगा कितना में 10,000 में। तो हम बोले इतना का डिफरेंस आ रहा है 10,000 पे, 10,000 पे, तो ये हो गया
0.76 डिवाइडेड बाय कितना 100, परसेंटेज हटा दिए। अब पॉइंट हटा दीजिएगा तो 2 जीरो और चिपक जाएगा, 4 जीरो कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 176। यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, घ नंबर। तो घ नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। और देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेंथ कितना छोटा है। आगे, एक व्यापारी 2 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 26 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक को इतना रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम अपरिष्कृत नमक के साथ मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 3 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम बोले इस क्वेश्चन को आप रेशियो से कर सकते हो। रेशियो से अगर आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन कुछ ही समय पे आ जाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक देखना है तो चलिए बेसिक में सिखा देता हूं इस बार। अगर बेसिक देखना है सुनिएगा, हम बोले 2 रुपए वाले प्रति किलोग्राम का 26 किलो यानी 26 दूना 52, 26 दूना कितना 52, 26 दूना 52 प्लस ये सीपी लिख रहे, चलिए सीपी लिख देते हैं, यहाँ सीपी लिख रहे हैं, सीपी यहाँ एसपी लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बोले 2 रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदता है 26 केजी, तो 26 दूना कितना हो गया 52, यानी 26 दूना 52 यानी ये हो गया 52 प्लस 3.60 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 30 किलोग्राम खरीदता है, तो 36 और 30 को 3.6 को गुना करेंगे 30 से तो पॉइंट हट जाएगा, 36 दिया कितना हो जाएगा 108। ये टोटल सीपी हो गया। बेचता कितना पे, तो 3 रुपए पे बेचता है, 3 रुपए पे। अब बताइए कि 30 किलो इधर है और 26 किलो इधर है, टोटल हो गया 56 केजी। टोटल कितना हो गया 56 केजी, यानी एसपी हो गया 3 × 56 और सीपी हो गया 52 + 108। तो हम बोले चलो देख लेते क्या होगा। तो 6 × 18, 5 × 15 कितना 16, 168 और ये हो जाएगा 160। तो आप बोलिए कितना का वृद्धि हो गया, तो बोलिएगा 8 का, कितना पे 160 पे। 8 दूना 16 यानी 1 बटा कितना 20, और 1/20 का मतलब सबको पता है कितना परसेंट होता है, तो आप बोलिएगा 5%। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया 5%। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, अगर किसी को पता नहीं है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो रेशियो को खाली कुछ मत कीजिएगा, रेशियो को खाली गुना कर दिया जाता है परसेंटेज यानी 100% से। तो 20 से कम 20 पे क्या हो गया 100, यानी 5% उसको बता चुके हैं, तो वही होता है। अगला देखिए, यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है और बी प्रथम ऐसी 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है जो पूर्ण वर्ग है, तो ए और बी का औसत क्या होगा, यानी ए और बी का क्या औसत क्या होगा, ए और बी का औसत क्या होगा। चलिए देख लेते हैं ए और बी का औसत क्या होगा, ए और बी का औसत क्या होगा। तो हम बोले यदि ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, अगर ए प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, तो हम बोले प्रथम, या लिख देते हैं आप लोगों को समझने के लिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत का क्या औसत, ये होता है n+1/2। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब अगर 5 तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, 1 2 3 4 5। अगर 10 होता तो 10 होता। ये हो गया किसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। उसी तरह प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्राकृतिक जो भी है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, ये हो जाता है n+1 × 2n+1/6 बाई कितना 6/6। तो चलिए बैठा देते हैं। तो n का जगह में अगर 5 बैठाइएगा तो 5 और 1 कितना 6 बार डिवाइड करेंगे तो 3, यानी यहां से 3 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 5 और 1 कितना 6, और 5 दूना 10 और 1 11 बटा कितना हो जाएगा 6, यानी 6 से 6 कर दिया तो बचा कितना 11। अब बोला है ए और बी का औसत क्या होगा। तो एक बात बताइए, ये 11 है, ये 3 है, तो अगर हम बोले 2 नंबर का औसत कितना होगा, तो 11 3 कितना हो गया 14, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7, यानी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा 7। तो 7 कहने का मतलब है ए और बी का औसत क्या होगा, तो 7 हो जाएगा 7। अगला है, एक व्यापारी को 18 रुपए प्रति किलोग्राम और 27 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 2 सामग्रियों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, मिश्रण में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, और एलिगेशन का रूल समझिएगा कि एलिगेशन में जो भी नीचे होता है उसी का रेशियो निकलता है, जो भी नीचे होता है उसी का रेशियो निकलता है। कहने का मतलब हुआ कि ये है 18 रुपए पर केजी, 18 रुपए पर केजी, और ये है 27 रुपए पर केजी, 27 रुपए पर केजी, और इसको बेचा जा रहा है कितना पे 25 रुपए पर केजी पे, 25 रुपए पर केजी पे, 25 रुपए पर केजी पे। तो अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 27 में 25 गया तो 2, और 25 में से 18 गया तो कितना 7, यानी
केजी में उनका रेशियो हो जाएगा 2:7। 2:7 कहने का मतलब कौन सा, का नंबर। तो इसका का नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 21 मीटर है। 8 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने का लागत क्या होगा। देखिएगा, तो हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, 2 पाई। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई, व्यास और ऊंचाई 10 मीटर और 21 मीटर। अगर व्यास है 10 मीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 5 मीटर, रेडियस 5 मीटर और 5 मीटर हो जाएगा, और ऊंचाई 21 मीटर है। 8 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या है, वक्र सतह को रंगने की, वक्र सतह को रंगने की लागत क्या है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से। क्वेश्चन में गलती लग रहा है, वक्र सतह को रंगने की, वक्र सतह को, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 रुपए प्रति मीटर है। अगर वक्र सतह को रंगना है तो 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं अगर क्वेश्चन में एरर होगा तो। अगर हम बोले कि अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA निकाला जाए, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया निकाला जाए, तो आप बोलोगे ये होता है 2 पाई r इंटू क्या h, यानी 2 पाई r सीधा लिख देते हैं, 2 पाई r h सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर में 2 पाई r h मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। और 8 रुपए प्रति मीटर की दर से, यही गलती लग रहा है, 8 रुपए प्रति मीटर नहीं होना चाहिए, 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर होना चाहिए शायद। चलिए देख लेते हैं, यानी एक मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 8 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का दाम कितना है, 8 रुपए, और ये टोटल इतना मीटर स्क्वायर है, तो हम बोले ये हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना r कितना है, 5 गुना 5, 5 गुना 5, और h कितना है हमारा 21, और ये गुना हो जाएगा 8 से। किससे गुना हो जाएगा, 8 से, 8 से। तो हम बोले 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 25 के यहाँ 25, 25 अट्ठे, 25 चौके 100, 200, 25 अट्ठे कितना 200, 200, और यहाँ बच गया 22 दूना 44, 22 दूना 44, 22 दूना 44, सही है। 25 अट्ठे 200, 22 दूना 44, और ये 3 बचा हुआ यानी 600 कर देते, 600 कर देते। चलिए, तो 6 चौके 24 का 4, 2 6 चौके 24 और 25 26, 26 और 2 0, यानी 26,400, 26,400। ये तो 26,400 आ जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है 26,400। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई इतना है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या है, तो वक्र सतह 2 पाई r h होता है। मीनार का व्यास और ऊंचाई 2 पाई r h, सही है, 2 पाई r h, 26,400 आ रहा है। एक बेलनाकार मीनार का व्यास और ऊंचाई कितना, इतना मीटर है, 8 रुपए प्रति मीटर की दर से इसकी वक्र सतह को रंगने की लागत क्या होगी, 26,400 आ रहा है, और ये हो गया तुम्हारा 2 पाई r h का। तो मे भी इस क्वेश्चन में कुछ गलती होगा, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए, 26,400। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगा जाएगा तो 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का दर से रंगा जाएगा, और अगर हम निकाल लें, क्या निकाल लें, नहीं यही सही है, तो 26,400 हो जाएगा। एरर है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। एक व्यक्ति ने 25 रुपए प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदा। अब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत क्या, देखिए हम बोले कि 25 लीटर दूध में मिलाया कितना, 5 लीटर, तो 25 में कितना का फायदा होगा, 5 का। तो हम बोले 25 में 5 का फायदा होगा, यानी 1 बटा कितना 5, यानी 5 में 1 का फायदा, 5 में 1 का फायदा, और 1 बटा 5 का मतलब कितना परसेंट होता है, 20%, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 20%। अगला है 16 नंबर। एक धनराशि 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, जिसमें ब्याज की गणना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो इस धनराशि पर इतना रुपए अधिक और रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होगी। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए हम बोले कि एनुअली यानी वार्षिक रूप से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 20%। और हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, यानी 10%। और 10% का मतलब 1/10 होता है, और 20% का मतलब होता है 1 कितना 5। यहाँ पे टाइम था 2 साल, और यहाँ पे टाइम डबल हो जाएगा, यानी टाइम हो जाएगा कितना साल, 4 साल, टाइम हो जाएगा 4 साल। अब हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो हम बोले यहाँ देखिए 1/10 है, तो हम इसका एक मल्टीपल मान लेंगे क्या, P, यानी हम मान रहे हैं कि लेट
P बराबर 1 2 3 4 4 जीरो। P मान लिए इतना, अगर P इतना मान लिए तो पहला साल पे 1/5 इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पे हम 5 वाला करें, अगर 1/5 मिलेगा यानी 5 20 से 100 हो जाएगा और 2 जीरो यानी 2000 यानी पहला साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 2000, फिर अगला साल पे 2000 मिलेगा, फिर अगला साल पे 2000 मिलेगा। लेकिन CI का मतलब होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2000 पे फिर 1/5 करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 400 ये टोटल इंटरेस्ट हो गया, ये टोटल इंटरेस्ट हो गया। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो और ये 2 साल एनुअली हो। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली हो तो यहाँ पे 1/10 यानी 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, यानी पहला साल के लिए 1000, दूसरा साल के लिए भी निकालेंगे तो फिर 1000, फिर ये 1000 और फिर ये कितना 1000, फिर 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 200 और ये कितना 300 क्योंकि 2 का 200 और 3 का 300। अब 100 का फिर 10% निकालेंगे तो 10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30 और 10 का 10% निकालेंगे तो 1, यानी यहाँ पे देखिए 4400 टोटल था और यहाँ पे आ जा रहा है 4000 इधर, 300 1 400 खत्म, तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, तो आप बोलिएगा ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी 200 + 40 और 41, यानी एक्स्ट्रा हमारे हिसाब से आ रहा है, एक्स्ट्रा हमारे हिसाब से आ रहा है 241 और क्वेश्चन के हिसाब से इसी का मान दिया हुआ है 31 33। तो हम बोले देखिए किसका ये लास्ट में 3 आ रहा है, 3 लाने के लिए 10 से तो गुना कर नहीं सकते, 10 से करेंगे तो 2400 समथिंग आएगा, तो सोचिए 13 से गुना होगा, तो हम बोले 1 का मान कितना दिया हुआ है 13, 1 का मान कितना 13, अगर 1 का मान 13 इसको काटिएगा तो 13 आ जाएगा, 1 का मान 13, अगर 1 का मान 13 तो हम P माने कितना थे 10,000, तो ये बेसिकली 1 का मान अगर 13 है तो 10,000 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 13 और 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे, यही हो जाएगा आंसर और यही आंसर हो जाएगा जो कि है का नंबर। तो इस सवाल का उत्तर हो गया का नंबर। देखिए कैलकुलेशन बहुत कम किया मैंने, बस आप लोगों को समझा दिया गया कि ऐसे सॉल्यूशन कीजिएगा इजिली आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल क्या होनी चाहिए ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप दो तरीका से बना सकते हो, आप यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हो और दूसरा यहाँ पे बेसिक तरीका भी यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे बेसिक तरीका ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैंने कहा कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि सर टोटल डिस्टेंस बाय क्या होगा, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल क्या टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो मैंने कहा कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा टोटल डिस्टेंस बाय कितना होगा, टोटल टाइम। तो अगर एक बात बताइए, अगर हम टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो चलिए कर लेते पहले। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे चल रहा था 50 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर, यानी टोटल कितना चला है 100 किलोमीटर, टोटल कितना चला है 100 किलोमीटर। अब टाइम निकाल लेते हैं, चलो टाइम तो टाइम बोले कि 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो कितना लग जाएगा, 2 घंटा। और इसका बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी हम मान लेते हैं इसका टी, इसका कितना टाइम लेता है टी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 50 किलोमीटर चला है लेकिन कितना स्पीड से ये नहीं पता, तो टाइम कैसे निकालिएगा, नहीं निकाल पाइएगा। देखिए यहाँ पे समझिएगा 25 किलोमीटर पर आवर से 50 किलो जाने में आप ही बताइए 2 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो यहाँ एक का टाइम हो गया 2 घंटा। यहाँ पे टाइम नहीं निकाल सकते क्योंकि स्पीड नहीं पता, यानी टाइम हो गया हमारा ये, और एवरेज कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो फॉर्मूला बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 100/2 + टी इक्वल में कितना हो जाएगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 100 = 30 दूना 60 + 30 टी, तो ये घट जाएगा तो 30 टी बराबर कितना हो जाएगा 40, यानी टी बराबर हो जाएगा कितना 4/3, टी बराबर कितना हो गया 4/3, यानी 4/3 क्या घंटा। अब हमको स्पीड निकालना है, तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय क्या टाइम। तो हम बोले डिस्टेंस कितना था, तो बोलिएगा 50 है और टाइम कितना लग रहा है 4/3, यानी 4/3, यानी 5 या 15 150 बटा कितना 4, 150/4 काटते हैं तो 4 तिया 12, 3 गया 4 7 28 और 2/4, 2/4 कहने का मतलब है 37 सही 1 कितना 4, 37 सही 1/4, यानी 37 सही 1/4 कहने का मतलब है 37 सही 1/2, सॉरी 37 सही 1/2 का मतलब गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 चलिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से एक सीधी रेखा में यात्रा करती है और फिर 2D के बराबर दूसरी 2D के बराबर क्या बराबर दूसरी
2D के बराबर दूसरी दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा के नियत चाल से पहले वाली दिशा में ही यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। फिर से मैं वही लगा देता हूं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय क्या, टोटल टाइम। जो इस बार बताइए टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा d प्लस 2d यानी कितना, 3d। पहला d चलता है फिर 2d चलता है। टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालिएगा तो d डिस्टेंस चलता है 75 किलोमीटर प्रति आवर से, तो हम बोले टाइम लगेगा d बटा कितना, 75। और दूसरा 2d चलता है 100 किलोमीटर पर आवर से, यानी 2d बाई कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये d तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 1/75 और प्लस कितना 1/50। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये d हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 150, और ये हो जाएगा 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में, यानी ये आ गया d इंटू 5/150 यानी 1 कितना 30, 1/30 d। तो हम बोले एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस था 3d और यहाँ पे आ गया कितना d और ऊपर में आ जाएगा 30। d से d कैंसिल हो जाएगा तो 30 दिया कितना आ गया 90, 30 दिया 90 कहने का मतलब है गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। चलते क्वेश्चन नंबर 19, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जब संख्या इतना और इतना को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 7 और 6 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 7 और 6। और हम मैं पढ़ा चुका हूं कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वह होती है उसका HCF, उसका क्या HCF, यानी हम इस क्वेश्चन का HCF निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो HCF निकाल लेते, चलिए देखते हैं। ये हो गया 1658 और ये हो गया 2038। तो हम बोले अगर एक बड़ी से बड़ी संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बचता है तो 7 हटा देते हैं ना, तो अगर 7 हटा देंगे तो 1600 कितना हो जाएगा 51, और ये हो जाएगा 6 अगर बचता है रिमाइंडर तो 20 कितना हो जाएगा 32। और HCF निकालने का तरीका है डिफरेंस मेथड यूज करते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1 और यहाँ बचा कितना 13 में से 5 गया तो 8 और यह 9 में से 6 गया तो 3, यानी 381। तो 381 ऑप्शन में नहीं है तो इसी का कोई मल्टीपल होगा। चलिए 3 अलग कर देते हैं, तो 3 को अलग कर दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 चला गया 3 सत्ते 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 11 यानी 127 कहने का मतलब है का नंबर इस सवाल का 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 गया तो 7 बार में चला गया, यानी 127 यानी का नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, 3 एकम 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 सही है। 127 जो कि का नंबर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या इतना के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है। अभाज्य गुणनखंडों के योग से एक कम है, तो सबसे पहले उस नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे जो होगा 2310 का अभाज्य गुणनखंड। देखिएगा यहाँ 10 का मल्टीपल यानी 2 5 आएगा, तो हम लिख दिए 2 गुना 5। यहाँ पे देखिए 3 1 4 2 6, 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से करिएगा तो 3 सत्ते 21 और 2 गया 3 सत्ते 21, 77 का मतलब होता है 7 गुना कितना 11, यानी अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 5 3 7 11। तो बोला इनके सम से कम है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 7 3 10 7 17 1 18 10 28, सम कितना हो रहा है 28, और 28 से कम यानी 27 ऑप्शन में कहा है घा नंबर, तो घा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, तो आज का हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मिलते हैं अगले क्लास में।